च1 मिलिए दानीन और अजलान से। कहते हैं इश्क में 7 मकाम होते हैं। दिलकशी अट्रैक्शंस, उन्स अटैचमेंट, मोहब्बत लव, अकीदत रिस्पेक्ट, इबादत वर्शिप, जुनून मैडनेस और मौत डेथ। ये कहानी इन्हीं 7 मुकामों की है। 2 ऐसे लोग जिनमें एक को किसी पहचान की जरूरत नहीं है तो दूसरे के पास कोई पहचान ही नहीं है। एक जिसके पास इस कदर दौलत है कि वो सब कुछ खरीद सकता है और एक ऐसा जो हर चीज का सिर्फ मोहताज है, पर एक चीज है जो दोनों को जोड़ती हो और वो है उनका अकेलापन। क्या हो जब एक ऐसे रिश्ते में इश्क पनपे जिसे माशरे समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है? क्या ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अजलान और दानीन की कहानी फबिद द फ्रूट ऑफ लव एंड ट्रस्ट मी आई विल ट्राई माई बेस्ट की ये आपकी ऐप तक की बेस्ट प्रोफेसर स्टूडेंट लव स्टोरी हो। चैप्टर 1। लखनऊ नवाबों का शहर, यूपी की शान। यहाँ की तो हवाओं में भी तहजीब बहती है। अपने खाने से लेकर अपने हेरिटेज के लिए पूरे देश में मशहूर है ये शहर, पर जो सबके ज्यादा अलग बनाता है इसे वो है यहाँ के लोग जिनमें एक अलग ही मोहब्बत और अदब है। हमारी यह कहानी भी इसी शहर की है। सुबह का वक्त 5 बजे, अगस्त का महीना। एक सकरी सी गली जहाँ छोटे छोटे कई मकान बने थे और इन्हीं में से एक छोटे से मकान के अंदर एक औरत जिसने हल्के प्याजी रंग की साड़ी पहनी हुई थी वो एक कमरे में दाखिल होती है, पर उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर जाते हैं सामने का नजारा देखकर। एक लड़की जानमाज पर बैठकर हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। उसकी नमाज हो चुकी थी पर फिलहाल वो अपनी दुआ में मशरूफ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक सुकून। उम्र यही कुछ 21 साल, गोरा रंग, छोटा सा चेहरा पर बड़ी बड़ी हनी ब्राउन आंखें। वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर हाँ इतना जरूर था कि कोई अगर उसे एक बार देखे तो उसे भुला ना पाए, खासकर उसकी उन आंखों को जो ना जाने कितनी कहानियां बयां करती है अपने आप में। वो औरत वही दरवाजे पर खड़ी उस लड़की की दुआ मुकम्मल होने का इंतजार कर रही थी और करीब 15 मिनट बाद जब उस लड़की की दुआ पूरी हुई तो वो अपने मुलायम हाथों को अपने चेहरे पर फेरकर जा नमाज उठाते हुए उठती है। जा नमाज एक छोटा कारपेट होता है जिस पर नमाज पढ़ी जाती। उस लड़की को उठता देख वो औरत अंदर आते हुए कहती है, तुम उठ गई? मैं आने ही वाली थी उठाने, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें उठाने के लिए सिर्फ आजान की आवाज काफी है। उस औरत की बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगती है, जहां अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और अंधेरा घटने लगा था। उसे यूं खामोशी से बाहर की तरफ देखता देख वो औरत कहती है, दानीन, क्या सोच रही हूँ? वो लड़की जिसका नाम दानीन था वो बाहर की तरफ देखते हुए ही कहती है, माला सोच रही हूँ कि क्या हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो हमारी जिंदगी इतनी दर्दनाक होती? क्या लोग हमेशा हमें यूं ही इन नजरों से देखते जैसे हमने कोई गुनाह किया हो? आखिर क्या गलती है हमारी माला जो हम इन सब से गुजर रहे हैं? माला उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है दानीन, ये सब कुछ सिर्फ आजमाइशें है जो जिंदगी का एक हिस्सा है और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानीन उसकी तरफ नजरें घुमाकर उसे देखते हुए, नहीं माला, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, यह मुमकिन नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि अब ये गम, ये बेइज्जती, ये दर्द हमारी जिंदगी का हिस्सा है और अगर यह सब खत्म हुआ तो शायद हम भी खत्म हो जाएंगे। माला उसकी बातों में छिपी मायूसी को समझते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दानीन, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाई जिसकी तुम हकदार हो बच्चा। शायद क्योंकि मैं एक। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही दानीन गुस्से में कहती है, खबरदार माला, अगर वो शब्द दोबारा कहा तो तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी दुनिया हो तुम, मेरी वालिद, मेरी दोस्त, मेरा परिवार, मेरी माँ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई तुम्हें कुछ कहे, फिर चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। उसकी आवाज पहले के मुताबिक जोरा तेज थी और उसे यूं गुस्से में देखकर माला हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा ठीक है, शांत हो जा मेरी माँ। नहीं कहती अब मैं कुछ, और वैसे भी आज तो बहुत खास दिन है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ, मैं उठा दूंगी। वक्त पर फिर कॉलेज भी जाना है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, क्योंकि परसों से तो कॉलेज शुरू है, तुम्हारा फिर नींद लेने का वक्त भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्का सा सहलाकर वहां से चली जाती है और दानीन उन्हें जाता देख खुद से कहती है, कैसे बताओ तुम्हें माला, अब नींद नहीं आती मुझे, बस थक कर सो जाती हूँ। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर वापस बेड पर जाती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वो पिछली रात सो नहीं पाई थी तो बस अब नींद पूरी कर रही थी।
आए तो जानते हैं दानीन के बारे में, या यूं कहूं कि डॉक्टर दानीन के बारे में, जिसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सबसे। उम्र 21 साल, हाल ही में अपना MBBS खत्म किया है और नीट PG के एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई और इंटर्नशिप करने वाली है। इनका कॉलेज 2 दिन बाद ही शुरू होने वाला है। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनके पास सिर्फ एक इंसान है, वो है इनकी माँ माला, जो इनकी पूरी कायनात है। उसके अलावा ना कोई दोस्त है ना कोई और है। इनकी जिंदगी में देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं, पर हाँ कुछ था उसकी शख्सियत में जो कोई अगर एक बार देखे तो अभी ना भूल पाए। और उसकी आंखें वो तो जैसे हर लड़की की ख्वाहिश हो। इतनी खूबसूरत। फिलहाल के लिए इतना ही, पर आगे कहानी में आपको काफी कुछ पता चलेगा इनके बारे में जो आपने सोचा नहीं होगा, बिकॉज द स्टोरी इज फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। इधर लखनऊ के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा व्हाइट एंड ग्रे मैंशन बना हुआ था और इसी मैंशन के 5th फ्लोर पर एक बेहद आलीशान कमरे में बेड पर एक लड़का हो रहा था। उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और वो पेट के बल सो रहा था, जिसकी वजह से उसकी ब्रॉड मैस्कुलर बैक दिखाई दे रही थी और यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जरूर बहुत हैंडसम और हॉट होगा। तभी उस शांत माहौल को चीरते हुए बीप बीप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो शख्स एक बार में उठ जाता है और सबसे पहले फोन का अलार्म ऑफ करता है। अब उसका चेहरा साफ देखा जा सकता था। उम्र करीब 30-31। चेहरे पर एक अलग ही रोब सकती और ठंडापन देखकर लग रहा था जैसे ये शख्स कभी शायद मुस्कुराया ही ना हो। प्रॉपर जिम फ्रीक वी शेप बॉडी, दिखने में इतना हैंडसम की लग रहा था वो कोई एंगल हो ना कि नॉर्मल ह्यूमन। बिल्कुल गोरा रंग, हाथों पर उभरती वो नसें जो उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स को और जानलेवा बना रही थी। बिल्कुल शार्प फेशियल फीचर्स, लाइट ब्लू ओशन आइज, परफेक्ट जो लाइन, हल्की दाढ़ी, मूंछें, हल्के सॉफ्ट पिंकिश लिप्स और थोड़े से रफ डार्क ब्राउन हेयर्स। वो कुछ फॉरेनर नजर आ रहा था विद अ पिंच ऑफ इंडियन फीचर्स, बट सो हेला हैंडसम, हॉट एंड सुपर लग्जूरियस। उसकी वाइब्स बेहद डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग लग रही थी। वो बेड से उठकर खड़ा हुआ तो उसकी मजबूत कदकाठी और साफ देखी जा सकती थी। उसकी हाइट बाकी मर्दों से भी कुछ ज्यादा ही थी, करीब 6:3। वो इस कदर हॉट लग रहा था कि बाकी आदमियों को उसे देखकर खुद पर शक होने लगेगा कि वो आदमी है भी या नहीं। वो शख्स जिसने सिर्फ इस वक्त एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था, वो सीधा वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और जब कुछ देर बाद वापस आता है तो उसने अब एक क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो इन सब में बहुत एलिजेंट लग रहा था और हैंडसम भी। वो सीधा साइड टेबल के पास जाता है जहां नमाज रखी थी और उसे लेकर वही एक कोना पर बिछाता है और नमाज पढ़ना शुरू करता है और नमाज पूरी कर बिना दुआ मांगे नमाज उठाते हुए उठ जाता है। फिर नमाज वापस जगह पर रखकर क्लोजेट की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है तो अब उसने एक ब्लैक ट्रैक सूट पहना था और साथ में महंगी स्पोर्ट्स शूज। वो कॉफी टेबल से अपने ईयरबड्स उठाकर उन्हें लगाते हुए कमरे से बाहर आता है और लिफ्ट की मदद से नीचे जाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकल जाता है। अब भाई, ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए जिम, एक्सरसाइज और जॉगिंग इज अ मस्ट। तो चलिए जरा इन जनाब के बारे में जान लेते हैं। मिलिए डॉक्टर असलन शेरियाज, इंडिया एस यंगेस्ट एंड लीडिंग न्यूरोसर्जन। ये शेरियाज हॉस्पिटल्स के न्यूरो डिपार्टमेंट के HOD होने के साथ साथ PG के स्टूडेंट को लेक्चर्स भी देते और हर साल न्यू डॉक्टर्स को अपने अंडर ट्रेन करते हैं। स्टूडेंट्स मरते हैं इनके अंदर ट्रेनिंग लेकर अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए। वजह साफ है, अजलान एक बेहद काबिल डॉक्टर है। जो टेक्निक्स वो यूज करता है दैट इज सो यूनिक एंड अमेजिंग। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर्स को उससे सलाह मशवरा लेना पड़ता है और अक्सर वो बाहर विदेशों में भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए जाता रहता है। डॉक्टर असलन शेरियाज का रिकॉर्ड है, आज तक उनके सारे ऑपरेशन एंड सर्जरीज 100% सक्सेसफुल रही है। इन शॉर्ट ही इज एब्सोल्युटली अ जेन्युइन। लेकिन ये तो हो गया इनकी काबिलियत के बारे में, अब आते हैं इनकी शख्सियत पर जो इतनी सुलझी भी नहीं है। लड़कियां इन्हें सिर्फ दूर से पसंद कर सकती हैं क्योंकि सामने तो इनके कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। डॉक्टरी इनका प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है और इस काम में इन्हें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए जो इंटर्न्स इनके अंदर काम करते हैं हमेशा डर के साए में ही रहते, क्योंकि अगर प्रोफेसर साहब बढ़के तो बस फिर शांत नहीं होते। इनके गुस्से के चर्चे भी इनकी सक्सेसफुल स्टोरी से कुछ कम नहीं है, बस कुछ ऐसे ही है। हमारे प्रोफेसर साहब रूड, इगोइस्टिक एंड एब्सोल्युटली अ जर्क। जारी है। तो ये रही एक छोटी सी झलक। मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी को मैं बड़े मन से लिख रही हूं और यह मेरी अब तक की सबसे खास स्टोरी है। कुछ वजहों के कारण उम्मीद करती हूं ये किरदार आपकी जिंदगी में भी रौनक लेकर आए और दानीन और अजलान की मोहब्बत को भी वही मकाम मिले जो मेरे बाकी किरदारों को मिला है। Chapter 2 Organized Aslan। Chapter 2। करीब 7 बजे
माला किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी दानीन वहां आती है। वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने एक बग्गी ब्लू जीन्स पहन रखा था और साथ में कॉटन का व्हाइट चिकनकारी कुर्ता, साथ में एक बेबी पिंक कलर का स्कार्फ जो गले में लटका रखा था। आंखों में हल्का सा काजल और बाल खुले ही थे, ना कोई मेकअप ना सिंगार, बस इतना ही। इससे भी वो खूबसूरत लग रही थी। उसे किचन में आता देख माला जो पराठे बेल रही थी हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, उठ गई तुम? मैं आ ही रही थी उठाने। दानीन, हाँ उठना तो था ही, यहाँ से 2 घंटा दूर है कॉलेज, और अगर बस छूटी तो फिर ऑटो का किराया 2 पैसे इन ऑटो वालों की लगता है जैसे हम आम नागरिक के पास सोने का पेड़ है। दिन दुगनी रात चौगुनी किराया बढ़ाते हैं। माला उसकी बात सुनकर हंसते हुए महंगाई कहते हैं इसे बाबू मुशाई। खैर आज जाओगी ना अपने कॉलेज तो हॉस्टल का पता कर आना, तुम्हारा वही रहना अच्छा है। उसकी बात सुनकर दानीन जो ग्लास में पानी निकाल रही थी उसके हाथ अचानक से ठिठके और वो बोतल वही रखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं हॉस्टल में शिफ्ट नहीं होंगी, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकती और अब मुझे इस बारे में दोबारा कोई बहस नहीं चाहिए। माला उसकी बात सुनकर माला जो पराठा बेल रही थी वो भी बेलन साइड में रखकर उसकी तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, एक तो तुम्हारी हर बात पर यह जिद बड़ी, मैं हूं या तुम? भूलो मत, यह मेरा घर है, यहाँ मेरे फैसले चलते हैं, समझी? और मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम हॉस्टल में ही रहोगी। 2 घंटा दूर है तुम्हारा कॉलेज, वो भी बस से जाओ, तब ऊपर से लेक्चर के बाद तुम्हारी शिफ्ट भी लगेगी हॉस्पिटल में। भूलो मत, इंटर्न हो तुम, कभी कभी तो 2-2 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। एक बार लंबी ड्यूटी लग गई फिर ना जाने कब छूट होगी। ऐसे में रात में तुम्हें घर तो नहीं आने दे सकती ना मैं, रात में कौन सी बस मिलेगी तुम्हें, कैसे आओगी घर? सोचा है बड़ी हो गई हो अब, 21 साल की जिंदगी पर मेरा पल्लू पकड़कर थोड़ी ना रहोगी तुम। और मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े। भूलो मत, मैंने पालकर तुम्हें बड़ा किया है, तुमने नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन शांति से उसे समझाते हुए कहती है, देखो माला, मैं जिद्दी के साथ साथ ठीक भी हूँ और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, समझी? और हॉट पेशेंट हो तुम, डॉक्टर ने तुम्हें अकेले रहने से मना किया है और तुम चाहती हो मैं तुम्हें यूं ही अकेला छोड़ दूं, चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कितना भी ट्रेवल करना पड़े, पर मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, हॉस्टल में नहीं। उसकी बात सुनकर माला कुछ सोचते हुए आगे कहती है, ठीक है तो फिर एक काम करो, एक कार ले लो या फिर कोई स्कूटी। दानीन उसकी बात सुनकर हंसते हुए, अच्छा सोने का पेड़ लगा है ना मेरे पास, और अंबानी ही तो मेरा सोतेला बाप है जो हर महीने मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजता है जिससे मैं स्कूटी और कार लेती फिरूं। उसकी बात सुनकर माला उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहती है, तुम पैसों की क्यों चिंता कर रही हो, वो एफडी है ना हमारी, उसे तोड़ दो और उससे स्कूटी ले लो, वैसे तो उसमें इतने पैसे हैं कि कोई छोटी मोटी तो कार भी आ जाएगी। उनकी बात सुनकर दानीन गुस्से में कहती है, वो तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे हैं। माला, खबरदार, जो उस एफडी को तोड़ने का कहा तो समझी, और यह क्या लेकर बैठ गई हो? कार ले लो, स्कूटी ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का शुक्र है कि इतने पैसे हैं कि मैं बस का किराया दे सकती हूँ, और अब इस बारे में मुझे खुदा के वास्ते कोई बात नहीं करनी, सर दर्द कर रखा है तुमने मेरा सुबह सुबह। माला, अच्छा अगर तुम्हारी भी जिद है तो तुम मेरी भी बात सुन लो, या तो तुम हॉस्टल में रहोगी या फिर मैं खुद जाकर उस एफडी को तुड़वा दूंगी, और भूलो मत वैसे भी वो एफडी मेरे नाम पर है, तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि माला कभी जिद नहीं करती थी, वो हमेशा उसकी बात मानती थी, फिर आज क्या हुआ है उसे? यही सोचते हुए वो उसे समझाते हुए कहती है, माला क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे जिद तो नहीं करती फिर? माला नमः आंखों से, तुम नहीं समझ सकती, माँ हूँ मैं तुम्हारी, ऐसे कैसे तुम्हें खतरा उठाने दे सकती हूँ? जानती हो ना माहौल कैसा है, मेरे लिए तुम्हारी हिफाजत ज्यादा मायने रखती है। आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं और कब कौन भेड़िया आदमी की शक्ल में तुम्हारी आबरू नोच खाए, यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए हॉस्टल से तेरा कॉलेज और हॉस्पिटल पास पड़ेगा, समझ मेरी बात को, और फिर मैं आती रहूंगी मिलने तुझसे, और तू भी आना ना, पर खुदा के वास्ते मान ले मेरी बात। दानीन को अब सब समझ आ रहा था, कहीं ना कहीं माला सही कह रही थी। ऊपर से जिस इलाके में वो लोग रहते हैं रात के वक्त यहाँ का माहौल ठीक नहीं था, और फिर क्या भरोसा अपनी ड्यूटी से कब फारिग हो वो, यही सब सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है करती हूँ पता हॉस्टल का। उसकी बात सुनकर माला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं उसे यूं मुस्कुराते देख दानीन कहती है, अच्छा अब एक कप चाय पिला दो यार, सर दर्द हो रहा है मेरा। उसकी बात सुनकर माला मुस्कुराते हुए साइड में रखा कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे लिए पहले ही बना रखी थी, अच्छी से पता है मुझे कि पहली मोहब्बत है ये चाय तो तुम्हारी।
उसकी बात सुनकर दानीन उसके हाथ से चाय का कप लेकर एक घूंट पीते हुए कहती है, मोहब्बत नहीं इश्क है माला। इश्क? उसकी बात सुनकर दानीन हंसते हुए कहती है, अच्छा, और अगर कोई चाय की जगह कॉफी पीने वाले को तुमसे इश्क हो गया तो सोच रही हूँ किसी ऐसे से ही शादी करा दूंगी तुम्हारी। उसकी बात सुनकर दानीन उसे घूरते हुए कहती है, पहली बात तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी और दूसरी बात किसी कॉफी वाले से दोस्ती न करूं, मोहब्बत तो दूर की बात। खैर अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। माला पर नाश्ता। दानीन अपना बैग उठाते हुए, नहीं माला, देर हो रही है, बस छूट जाएगी, आकर खाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और माला नागवारी में सिर हिलाती है। फिर गैस बंद कर दानीन के कमरे में आती है तो वहां सारा सामान फैला हुआ था। ये दरअसल आदत थी दानीन की चीजों को हमेशा फैला देना, जिस वजह से उसे हमेशा माला से डांट मिलती थी। उसे कोई भी चीज जगह पर रखना आता ही नहीं था। इधर शेरियाज मैंशन में अजलान जॉगिंग कर वापस आता है तो हॉल में ही कुछ मुलाजिम काम कर रहे थे। अभी घर का कोई भी शख्स वहां नहीं था। उसे आता देख सारे मुलाजिम सिर झुकाकर उसे सलाम करते हैं तो वो बस हल्का सा सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक मुलाजिम पर जाती है जो वहीं रखे एक शो पीस को साफ कर वापस जगह पर रख रहा था, पर गलती से वो शो पीस हल्का सा अपनी जगह से हट जाता है। ये देखकर अजलान उस मुलाजिम के पास जाता है और खुद उस शो पीस को ठीक जगह रखता है। ये देखकर वो मुलाजिम डर से कांपने लगता है क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। अजलान एक गहरी नजर उस मुलाजिम को देखता है पर कहता कुछ नहीं है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक कुछ कदम चलकर वो वही सिर झुकाए खड़े एक 50-55 साल के आदमी के सामने रुकता है जो कि सारे मुलाजिमों का हेड था और अपनी गहरी आवाज में कहता है, एक ब्लैक कॉफी, और मुझे ये दोबारा इस मेंशन में नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे जो मुलाजिम वहां शोपीस के पास खड़ा था वो बुरी तरह कांपने लगता है क्योंकि अजलान उसकी ही बात कर रहा था और अब उसकी नौकरी तो गई। सब जानते थे अजलान को, वो ऐसा ही था, सख्त मिजाज और गुस्सैल। उसके लिए उसके खुद के उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं था। ना वो किसी से बात करता था, ना ही अपने घर वालों के साथ उठता बैठता था। वो कब आता कब जाता किसी को खबर नहीं रहती थी। वो बिल्कुल एक मशीन की तरफ था, वक्त का पाबंद। अजलान वापस अपने कमरे आता है और अपने शूज और ईयरबड्स उतारकर अपनी जगह पर रखकर वहां से सीधा बाथरूम में चला जाता है और करीब 15 मिनट बाद जब बाहर आता है तो उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक टॉवल लपेट रखी थी और उसमें उसकी वो हल्क जैसी बॉडी और ज्यादा फिट लग रही थी। ऊपर से वो भींगे बाल को अगर उसे इस वक्त देख लेता तो अपनी नजरें हटा नहीं पाता, यह मुमकिन नहीं था। वो अभी दूसरी टॉवल से बाल पोंछते हुए क्लोजेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसके साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो डॉक्टर आजलन, इट्स डॉक्टर जुबैर दिस साइड। अजलान अपनी कर्कश आवाज में, आई एम लिसनिंग। डॉक्टर जुबैर सर, आज डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है, आप आएंगे? अजलान, नहीं, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, यू डील विद इट, आई हैव सम सर्जरीज। और हाँ, शाम तक मुझे सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई 1 मिनट भी लेट हो तो उसे एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, कीप इट इन योर माइंड। इतना कहकर वो फोन काट देता है, उसका वक्त कीमती जो था। फिर वो सीधा वहां से अपने क्लोजेट में चला जाता है और जब कुछ देर बाद बाहर आता है तो उसने एक डार्क नेवी ब्लू कलर का अरमानी प्राडा का बिजनेस सूट पहन रखा था विद व्हाइट शर्ट एंड ब्लू टाई, आंखों पर व्हाइट ग्लासेस, बालों को अच्छे से सेट कर रखा था और साथ में हाथों में एक बेहद लग्जूरियस ब्रांडेड वॉच और पैरों में भी किसी महंगी ब्रांड के जूते। क्या कमाल लग रहा था वो साइड ड्रॉअर से अपना फोन और कार की चाबी लेकर सीधा कमरे से निकल जाता है और लिफ्ट की मदद से गैरेज में से अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस में बैठकर मेंशन से निकल जाता है। इस बीच ना वो किसी घर वाले से मिला और ना ही नाश्ता किया। इधर दानीन बस स्टैंड पर बस से उतरती है। अभी उसे एक बस और चेंज करनी थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी क्योंकि आज पहले ही उसकी पहली बस लेट आए और अब जो दूसरी बस उसे लेनी थी उसका भी कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी घड़ी को देखकर खुद से ही कहती है, या अल्लाह मदद कर, 11:30 तो कभी ही रो रहे हैं, ऊपर से कॉलेज इतना दूर है, आज तो पक्के से देर होनी। मैंने ऊपर से फॉर्म सबमिशन लंच ब्रेक तक ही होंगे। माला ठीक कहती है, मुझे चीजें वक्त पर करनी चाहिए। अब लास्ट डेट के चक्कर में फंस गई हूँ। मैं पहले ही कर देती फॉर्म सबमिट तो यूं खुवार ना हो रही होती। कभी कभी दूसरों की सुनना चाहिए दानीन, पर तुम तो हो ही बेकल। वो खुद को यूं ही कोसते हुए बस स्टैंड पर खड़ी यहाँ वहां देखते हुए बस का इंतजार कर रही थी जिसका कोई अता पता नहीं था। यह एक हाईवे था, 2-3 दुकानों के अलावा यहाँ कुछ और मौजूद नहीं था और ना ही ज्यादा लोग थे।
वो अभी अपनी घड़ी की तरफ देख ही रही थी कि तभी वहां एक जोर की आवाज आती है। वो चौंकते हुए सामने देखती है तो थोड़ी दूर पर एक आदमी की नीले रंग की मारुति सुजुकी एक पेड़ से टकरा गई थी और इस एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों ने उस कार को घेर लिया था। दानीन भी तुरंत भागते हुए उस तरफ दौड़ती है। अब भाई डॉक्टर थी, वो जान बचाना काम था उसका। जारी है छतरी पहली मुलाकात। दानीन उस कार के पास जाती है तो वहां काफी सारे लोग पहले से ही कार को घेरे खड़े थे, पर मजाल है जो किसी के जहन में मदद का ख्याल आया हो। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोगों को तमाशे देखने का शौक कुछ ज्यादा ही है। मतलब अगर कोई मर रहा होगा तो पहले वीडियो बनाएंगे, बाद में जब सामने वाला मर जाएंगे तब उसके हक के लिए आवाज उठाएंगे, पर उसे बचाने का ख्याल कभी किसी को नहीं आएगा। दानीन कार के पास जाती है और इतने सारे लोगों को देखकर जरा जोर से कहती है, हटिए आप सब, मुझे देखने दीजिए। आई एम अ डॉक्टर। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं भी, पर उसमें एक ऑर्डर था। सारे लोग एक एक कर हटने लगते हैं। वो कार के पास जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उसकी नजर पास में पड़े एक लकड़ी के डंडे पर जाती है और वो तुरंत उसे उठाकर लाती है और पूरी ताकत से वो डंडा ग्लास पर मारती है तो एक बार में ही ग्लास टूट जाता है। वो तुरंत डंडा वही फेंककर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलती है तो अंदर एक 40-50 साल का आदमी था जिसका सिर स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था और उसके सिर से बेतहाशा खून बह रहा था। शरीर पर और भी काफी जगह काफी सारी चोट थी। वो पीछे बैक सीट पर देखती है तो वहां कोई नहीं था, कार में बस यही एक शख्स मौजूद था। वो तुरंत वही भीड़ की तरफ देखकर जरा जोर से कहती है, मेरी मदद कीजिए इन्हें कार से निकालने में। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सुनाई नहीं देता क्या, या सिर्फ तमाशा देखने आए हैं आप सब? कोई मर रहा है और आप लोग खामोशी से मरने दे रहे हैं, हद है। उसकी बात सुनकर भीड़ में से कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिनमें अभी भी गैरत थी वो आगे आते हैं और उस आदमी को बाहर निकालने लगते। तभी दानीन को कुछ याद आता है और वो तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल करती है। तब तक वो बाकी लोग उस आदमी को जमीन पर लेटा चुके थे। दानीन तुरंत उस आदमी के पास जाकर जमीन पर बैठकर अपनी उंगलियां उस आदमी की गर्दन पर रखती है तो उसे समझ आता है कि उस आदमी में जान अभी बाकी है। ये देखकर वो तुरंत अपना स्कार्फ निकालकर उसका सिर पर बांधती है खून रोकने के लिए। उसे इस वक्त ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, पर अपने MBBS के दौरान उसने काफी कुछ सीखा था और वो फिलहाल जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती उसे ही इस्तेमाल करने वाली थी। इस एक्सीडेंट की वजह से उस रास्ते पर काफी भीड़ हो गई थी, जिस कारण आने वाली गाड़ियां जाम में फंस जाती है और इसी में एक गाड़ी थी डॉक्टर अजलान शेरियाज की। उसे हॉस्पिटल जाने में देर हो रही थी। ऊपर से जितना वो वक्त का पाबंद था देर होता देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ते हुए स्टीयरिंग व्हील पर जोर से गुस्से में एक मुक्का मारते हुए कहता है, लोगों को वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, इस कदर जाम लगा रखा है। यही सब सोचते हुए वो कुछ देर और इंतजार करता है, पर जब जाम कम होने की जगह और बढ़ने लगता है तो वो अपनी कार से निकलकर बाहर जाता है और सामने की तरफ जाने लगता है। तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज आती है जो किसी और को जाम की वजह बता रहा था। अरे रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से जाम लगा है। किसी आदमी के सिर पर चोटी है, काफी खून बह चुका है। ये बात सुनते ही अजलान भारी कदमों से आगे की ओर जाने लगता है। उसका ऑरा ऐसा था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो अपने आप हटता जा रहा था। अजलान एक्सीडेंट की जगह पहुंचता है तो उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो जमीन पर बेहोश जख्मी आदमी का खून रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके वो खुले बाल हवा में यूं ही बिखर रहे थे। एक पल को न जाने क्यों अजलान की नजर उस पर ठहरना चाहिए, पर फिर उससे ध्यान हटाकर वो तुरंत बेहोश आदमी के पास जाता है और जमीन पर बैठकर उसकी कलाई पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगता है। वही दानीन जो खून रोकने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे किसी की मर्दाना परफ्यूम की स्मेल महसूस होती है और साथ ही अपने आसपास का ऑरा ठंडा सा लगने लगता है। वो गर्दन तिरछी कर देखती है तो एक बेहद हसीन आदमी उस बेहोश आदमी की पल्स चेक कर रहा था। एक पल को उसकी आंखें इस आदमी पर ठहरी थी। यह यकीन करना मुश्किल था उसके लिए कि कोई आदमी इतना हसीन कैसे हो सकता है, पर अगले ही पर वो अपनी नजरें एक पल को हटाकर वापस उस आदमी को देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप इस तरह? पेशेंट को छूने की जरूरत नहीं है और उनका हाथ छोड़िए, चोट लगी है, वहां आपके छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। अजलान इस प्यारी सी आवाज पर नजर हटाकर सामने देखता है तो उसकी ओशन ब्लू आइज दानीन की हनी ब्राउन आइज से टकरा जाती हैं। वो खामोशी से उसकी आंखों में देख रहा था और दानीन को ना जाने क्यों उसे इस शख्स से खौफ आ रहा था। पता नहीं क्यों अजलान का वो डोमिनेटिंग एंड एरोगेंट ऑरा डरा रहा था।
वही अजलान जो अभी तक खामोशी से उसे देख रहा था वो अपनी सख्त आवाज में कहता है, पेशेंट की हार्ट अटैक आया है, ड्राइव करते वक्त अटैक आया, दर्द की वजह से बैलेंस बिगड़ा और एक्सीडेंट हुआ। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से कहती है, और यह आप कैसे कह सकते हैं? अजलान बिना किसी भाव के उसे देखते हुए, जितनी किताबें आपने आज तक पढ़ी नहीं है उससे कहीं ज्यादा पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है मुझे। दानीन उसकी बात पर अफेंड होते हुए कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डिग्री ली है MBBS की। अजलान उस पेशेंट को एग्जामिन करते हुए, सिर्फ एक डिग्री लेने से या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से अगर सब डॉक्टर बन रहे होते तो बात क्या थी? डॉक्टर डिग्री से नहीं बनते, पैशन और जुनून से बनते हैं, हर हाल में अपने पेशेंट को बचाने का जुनून। ये कहते वक्त उसकी आंखों में वाकई जुनून देखा जा सकता था। दानीन एकटक इस आदमी को देख रही थी जो शक्ल से भी और रवैये से भी घमंडी लग रहा था। वही अजलान का सारा फोकस अब सिर्फ उस आदमी पर था जिसकी हालत काफी गंभीर थी। तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस से 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर के साथ निकलते हैं। उनके साथ एक जूनियर डॉक्टर भी था। वो जैसे ही वहां आता अजलान की एक झलक देखकर ही पहचान जाता है और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने के इरादे से काफी आदर के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ रोहन वर्मा आई एम। अजलान उस जूनियर डॉक्टर को घूरते हुए, किसी की जान जा रही है और आपको इंट्रोडक्शन की पड़ी है, रिडिक्यूलस। उसकी बात सुनकर वो जूनियर डॉक्टर सकपका जाता है और तुरंत वार्ड बॉय के साथ उस आदमी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। अब तक पुलिस भी आ गई थी और सारे मामले की जांच कर रही थी। उनमें जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो अजलान से बात कर रहा था और उसका बयान लेने की कोशिश करता था और अजलान अपनी सख्त आवाज में उसे सब कुछ बता रहा था। तभी एक हवलदार दानीन के पास आता है। वो वही साइड में खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसे यहाँ से अब निकलना था। तभी वो हवलदार उसके पास आकर पूछता है, मैडम आपने सबसे पहले उस इंसान को निकाला था ना, और कांच भी तोड़ा था, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। उसकी बात सुनकर दानीन के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो नहीं जा सकती थी उनके साथ, क्योंकि अगर वो जाती तो कॉलेज के लिए लेट हो जाती और फिर तो हो जाता उसका एडमिशन पर सिर्फ सपनों में। दानीन उस हवलदार से, सर मैं नहीं आ पाऊंगी, अभी मुझे कॉलेज जाना है एडमिशन के लिए। हवलदार चिढ़ते हुए, अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाओगी, सरकारी काम है, आना तो पड़ेगा, तुम्हारे नखरों के लिए नहीं बैठे हम यहाँ, समझी। उसकी बात सुनकर वो कुछ कहती तभी एक दमदार आवाज वहां सुनाई देती है, लेट हर गो। यह आवाज सुनकर दानीन और वो हवलदार उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी, तो यह अजलान की आवाज थी जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था और वो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसके पीछे ही इंस्पेक्टर साहब भी थे। अजलान उस हवलदार के पास पहुंचकर दानीन को एकटक देखते हुए कहता है, जाने दीजिए इन्हें, शी इज जस्ट अ स्टूडेंट, और वैसे भी पेशेंट का बयान होश आने पर लीजिएगा, उससे पहले किसी और का बयान लेने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक रौब था जिसे सुनकर वो हवलदार तक कांप गया। वो नजरें उठाकर अपने सर की तरफ देखता है तो इंस्पेक्टर साहब भी उसे हाँ में सिर हिलाकर अजलान की बात मानने का कहते हैं। तो वो दानीन को वहां से जाने की परमिशन दे देता है और खुद इंस्पेक्टर साहब के साथ एक्सीडेंट हुई कार की तरफ चला जाता है। अब वहां सिर्फ दानीन और अजलान थे। कुछ सोचकर दानीन अजलान की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू सर। अजलान उसे देखते हुए अपना काला चश्मा लगाते हुए कहता है, आगे से प्रैक्टिकल नॉलेज पर तवज्जो दीजिएगा, किताबें रटने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। इतना कहकर वो एक नज़र उसे देखकर वहां से अपनी कार की तरफ चला जाता है और दानीन उसे जाता देखती है, पर फिर जब वक्त का एहसास होता तो तुरंत वहां से निकल जाती है। अब उसे वैसे भी ऑटो से ही जाना था क्योंकि बस तो मिलने से रही। च4 SIMTSHERIYAZ इंस्टीट्यूट ऑफ MEDICAL इन टेक्नोलॉजी। चैप्टर 4। दानीन का ऑटो एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट के आगे आकर रुकती है। वो को से निकलकर ऑटो वाले को पैसे देती है तो वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और दानीन वापस गेट की तरफ मुखातिब होती है जिस पर गोल्डन कलर में कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा था SHERIYAZ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। ये था SHERIYAZ इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज जो शेरियाज इंडस्ट्रीज के अंदर आता था, पर उसका आधे शेयर्स गवर्नमेंट के पास था। SHERIYAZ इंस्टीट्यूट शहर की जानी मानी फैमिली शेरियाज फैमिली के द्वारा बनाया गया था। ये ही नहीं, हर अलग अलग फील्ड में उनके काफी कॉलेजेस एंड स्कूल थे।
शेरियाज मेडिकल इंस्टीट्यूट भी काफी एकड़ों में फैली हुई जमीन थी जिसका कैंपस 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक तरफ काफी सारी बिल्डिंग थी जहां में कॉलेज कैंटीन हॉस्टल्स बने हुए थे और दूसरी तरफ था आलीशान शेरियाज हॉस्पिटल जो देश का एक जाना माना हॉस्पिटल था जहां हर तरफ के बेहतरीन सर्जन्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद था। बड़े से बड़े स्टोर से लेकर गरीबों तक का इलाज यहाँ किया जाता था। हर तरफ की फैसिलिटी एंड कंडीशंस थी यहाँ और गरीबों के लिए अलग अलग स्कीम्स। पीजी के स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस कंप्लीट कर यही अपनी ट्रेनिंग लेते थे और बड़े बड़े डॉक्टरों के अंडर सब कुछ सीखते। कॉलेज कैंपस और हॉस्पिटल के बीच करीब 1 किलोमीटर का रास्ता था जो दोनों को सेपरेट करता था। तो ये था SHERIYAZ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल एंड कॉलेज। दानिन अभी भी आंखों में चमक लिए उस बड़े से गेट को देख रही थी जिसमें जाने के बाद उसके ख्वाबों को एक नया सवेरा मिलने वाला था। वो एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखती है पर अब उसके आगे एक अलग परेशानी थी। कॉलेज अपने आप में इतना बड़ा था, वहाँ इतनी बिल्डिंग थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना कहाँ है। वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखती है तो सब यहाँ वहाँ तेजी से जा रहे थे, किसी का ध्यान उस पर नहीं था। अरे यह मुमकिन कैसे था कि किसी का ध्यान उस पर हो, सबकी सब यहाँ वहाँ अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी कुछ सोचकर वो वही खड़े एक गार्ड के पास जाकर पूछती है, भाई जरा सुनिएगा, आपको पता है डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है? वो गार्ड एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखता है फिर वापस दानिन को देखते हुए कहता है, बेटा डॉक्यूमेंट सबमिशन पूरा हो चुका है 1 घंटे पहले ही, अब तो लंच भी खत्म हो गया, आप लेट है, अब नहीं मिलेगा एडमिशन, वापस चली जाए। उसकी बात सुनकर दानिन का तो जैसे ख्वाब भी टूटता हुआ महसूस हो रहा था उसे, पर वो यूं इस तरह हार तो नहीं मान सकती। वो घबराते हुए कहती है, सर बात समझिए, मेरी मजबूरी थी, पर मेरा एडमिशन होना बहुत जरूरी है। गार्ड को उसकी आंखों में छिपी मजबूरी समझ आ रही थी। वो कुछ सोचकर कहता है, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शेरियाज इंस्टीट्यूट है, यहाँ का पहला कानून ही यही है कि सब कुछ वक्त पर होता है। फिर भी आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाकर पता कर लीजिए, वहाँ राठौड़ साहब होंगे, वही ये सब देख रहे हैं। आपको बस यहाँ से सीधा जाना है, फिर आखिरी बिल्डिंग की तरफ मुड़ जाएगा। उसकी बातों में छिपी उम्मीद देखकर दादीन उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में वो एक केबिन के बाहर खड़ी थी जहां नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर अभिषेक राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर। वो हिम्मत कर दरवाजे पर नॉक करती है तो अंदर से आवाज आती है, कम इन। वो हिमुक कर अंदर जाती है तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 28-29 होगी, वो कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहा था। दानिन चुपचाप उसकी टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है पर कुछ कहती नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ सोचकर वो अपने बैंक से डॉक्यूमेंट की फाइल निकालकर सामने बैठे आदमी की तरफ बढ़ाती है तो वो आदमी एक नज़र उसे देखता है, फिर उसकी फाइल पर एक उलझी सी नज़र डालकर वापस अपने डॉक्यूमेंट देखते हुए कहता है, एडमिशन टाइम ओवर हो गया है, आप जा सकती है, अब यहाँ कोई एडमिशन नहीं होंगे। उनकी बात सुनकर दानिन का चेहरा उतर जाता है और आंखों में फिर आंसू अपनी जगह बना लेती है, पर वो किसी तरह खुद को रोने से रोकते हुए कहती है, सर प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मैं बस एक मजबूरी में फंस गई थी इसलिए लेट हो गया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक नजरें उठाकर चिढ़ते हुए उसे देखकर कहते हैं, कौन सा जरूरी काम था या बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था? देखिए यहाँ के रूल्स है, ऊपर से ऑर्डर है, अगर कोई 1 भी मिनट लेट हो तो एडमिशन नहीं देना, फिर आप तो पूरा 1 घंटा गायब थी, इसलिए चुपचाप जाए, जहाँ से मुझे बहुत काम है। उनकी बात सुनकर दानिन जरा नम आंखों से कहती है, सर प्लीज, पर वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर अभिषेक इस बार गुस्से में कहते हैं, आप जा रही है या मैं गाइस को बुलाऊं? इस बार उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई, पर गलती से अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल वही भूल गई। और इधर उसके जाते ही डॉक्टर जुबैर अंदर आते हैं और अभिषेक उन्हें देख तुरंत खड़े होकर उन्हें ग्रीट करता है। अब आखिरकार डॉक्टर जुबैर भी एक ब्रिलियंट कार्डियोलॉजिस्ट थे। जुबैर, डॉक्टर अभिषेक, एक्चुअली आई हैव एन अर्जेंट सर्जरी, तो क्या आप प्लीज ये सारी न्यू स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट फाइल्स डॉक्टर असलन को पास कर देंगे? वो अभी हॉस्पिटल में होंगे, आपको भी वही जाना है ना? उनकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक तुरंत हाँ मैं सिर हिलाते हैं और सारी फाइलें कलेक्ट कर वहां से अजलान के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, पर इस बीच गलती से उन्होंने दानिन की फाइल भी रख ली थी।
इधर दानीन कॉलेज के बाहर आ गई थी, पर उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती है क्या, क्या किसी की जान बचाना गलत था। जो खुदा उसके साथ यह कर रहा था वो काम रही थी, और जैसे कुदरत भी उसके दर्द में आंसू बहाना चाह रही थी, इसलिए अभी तक जो तेज धूप निकली हुई थी वो गायब हो गई और अचानक से तेज बारिश होने लगी। मौसम ने जैसे अचानक अपने रंग बदले थे। वो भीगते हुए बस चले जा रही थी, उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। आज एक बार फिर उसका सपना टूटा था। दिन रात मेहनत कर कर उसने अपने मार्क्स बढ़ाए थे और स्कॉलरशिप टेस्ट पास किया था ताकि इस एग्जाम में अच्छा कर पाए, पर अफसोस कुछ नहीं हुआ। मेहनत कर कर भी आज वो हार गई। यही सोचते हुए वो बड़ी सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी एक बेंच पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों हर बार सारा दर्द सारी तकलीफ मेरे हिस्से आती है? क्यों हर बार सिर्फ मैं ही बर्दाश्त करूं? चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं पर नसीब से जीत ही नहीं पाती। आप तो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, आप तो बेहतरीन फैसले करते हैं ना सबके हक में, फिर हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? क्यों पैदा किया मुझे जब यूं दर्द ही देना था? तो कहते कहते वो बिलक बिलक कर रो रही थी। यह आंसू सिर्फ आज के लिए नहीं थे, उसकी सारी जिंदगी के दर्द के हिस्से के थे। ये दूरियों, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियों, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास या दूर में जा रहा, जानो ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। ये दूरियां, ये दूरियों, ये दूरियां, कभी हुआ ये भी खाली राहों पे भी तू था मेरे साथ, कभी तुझे मिलके लौटा मेरा दिल ये खाली खाली हाथ। ये भी हुआ कभी जैसे हुआ अभी तुझको सभी में पा लिया। तेरा मुझे कर जाती है दूरियां, सताती है दूरियां, तरसती है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। कहा भी ना मैंने नहीं जीना मैंने तू जो ना मिला, तुझे भूले से भी ना बोला ना मैंने चाहूं फासला, बस फासला रहे बन के कसक जो कहें हो, और चाहत यह और जवान तेरी मेरी मिट जानी है। दूरियों बेगानी है दूरियां, हट जानी दूरियां, फना हो सभी दूरियां। क्यों कोई पास है दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा पास, या दूर मैं जा रहा जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। कभी कभी हमारे हिस्से जो आजमाइशें होती है वो इस कदर हम पर भारी पड़ने लगती है कि हमारा ईमान और खुदा पर एतबार लड़खड़ाने लगता है और हम कमजोर पड़ने लगता है। आज दानीन के साथ भी यही हो रहा था। उसकी जिंदगी कितनी दर्दनाक है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पहलू से कोई वाकिफ कहाँ था। सिर्फ 21 की उम्र में इस दुनिया का हर पहलू देख चुकी थी, और लोगों की फितरतें भी ऐसा शायद कोई दर्द नहीं होगा जिससे वो वाकिफ नहीं होगी। उसे वहां बैठे बैठे कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला, पर ना तो बारिश रुकी और ना ही उसके आंसू। आज जैसे मौसम भी उसकी किस्मत पर रो रहा था। कितने सपने थे उसके शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी SIMT से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करने के, पर आज उसका ये सपना उसकी आंखों के सामने रोधा गया था, और इसमें उसकी कोई गलती थी शायद नहीं। वो अभी एक घट सड़क पर बारिश की पड़ रही बूंदों को बिना किसी भाव के आंखों में आंसू लिए देख ही रही थी कि तभी उसके बैग में रखा फोन बजा, जिससे उसका ध्यान टूटा। और वो जानती थी ये किसका फोन था, माला के सिवा कौन हो सकता था। वो बैग से फोन निकालकर जैसे ही उसे पिक कर कर कान पर लगाती है, उधर से माला के डांटने की आवाज आना शुरू हो जाती है। माला कहाँ है तुम? हो गया एडमिशन का सारा काम और डॉक्यूमेंट सबमिशन, और हॉस्टल मिल गया ना? देख जल्दी सब कर कर निकला क्योंकि आज बारिश काफी तेज है। माला एक के बाद एक सवाल उससे कर रही थी और वो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। काफी देर तक बात करने के बाद जब माला को एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कह रही तो वो फिक्र के साथ पूछती है, क्या हुआ दानीन? ठीक है ना तुम? दानीन आकर बात करती हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देती है और माला को कुछ समझने का मौका तक नहीं देती। फिर अपना फोन वापस बैग में रखकर खड़ी होती है और वैसे ही पैदल बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाती है। और करीब 15 मिनट बाद जब वहां पहुंचती है तो एक बस पहले से ही वहां मौजूद थी। वो बिना कुछ सोचे उसमें चढ़ जाती है। इस वक्त जैसे उसे कोई हैश नहीं था, आज जैसे उसका सारा सब्र उसकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता टूटकर बिखर रहा था और वो बस खामोशी से उसे टूटता हुआ देख रही थी।
यही तो थी उसकी जिंदगी, जो आंसुओं से शुरू होकर खामोशी पर खत्म होती थी। जो राज उसके अंदर दफन थे वो ना जाने कितना कुछ छिपाए हुए थे, पर कभी कभी हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जिसने हमें बनाया है वो हमसे बेहिसाब मोहब्बत करता है, और वो उसी हद तक आजमाता है जब तक उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है, सब्र कर सकता है। पर अगर वो गम लिखता है तो खुशियां भी लिखता है। दानीन अपनी जिंदगी का सारा दर्द एक बार में झेल चुकी थी, अब बस उसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता खुशियों और सुकून में बदलने वाला था, क्योंकि किसी मसीही के कदम उसकी जिंदगी में पड़ चुके थे। Chapter 5 I want her in my class। Chapter 5 बारिश ने अपना रुख मजबूत कर ली थी और बेतहाशा बस आसमान से पानी बरसा जा रहा था। माला यहाँ से वहाँ टहल रही थी। दानीन से बात हुई 3 घंटे से ऊपर हो चुका था, पर वो अभी तक आए ही नहीं थी। ऊपर से बाहर का बनता बिगड़ता मौसम, बारिश रुकना तो दूर की बात कम होने का भी नाम नहीं ले रही थी, और अब तो रात के 8 बजने वाले थे। वो अभी टहल ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो माला तुरंत दरवाजे के पास जाकर उसे खोलाती है तो बाहर दानीन खड़ी थी, ऊपर से नीचे तक बुरी तरह भीगी हुई। वो बिना भाव के बस जमीन को घूर रही थी। उसे यूं देखकर माला उसे घर के अंदर लाकर दरवाजा बंद करते हुए कहती है, या अल्लाह किस तरह भीगी हो तुम, देखो जरा कपड़े तक बदन पर चिपक गए हैं, और इतनी देर कैसे हुई। खैर डॉक्यूमेंट सबमिटियन हो गया ना ठीक से, कोई मसला तो नहीं हुआ ना। वो एक के बाद एक सवाल कर रही थी, पर दानीन वो खामोशी से जमीन को घूरे जा रही थी। ये देखकर माला अचानक से रुकती है। उसे अब एहसास हो रहा था कि कोई तो बड़ी बात है। वो अटकते हुए पूछती है, क्या हुआ। हाँ, हो गया ना एडमिशन। बस उनका ये पूछना ही था कि दानीन जो अभी तक खामोशी से खड़ी थी, उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर माला बेचैन होते हुए पूछती है, क्या हुआ दानीन, बताना। डरा रही है तू मुझे, अब हो गया ना एडमिशन। दानीन उनके सवाल पर जोर जोर से रोते हुए उसके कसकर गले लगते हुए कहती है, नहीं हुआ माला, नहीं मिला कोई एडमिशन, और मिलेगा भी क्यों। मैं अपनी किस्मत को कैसे कम आंक सकती हूँ। कभी कुछ अच्छा मिला है क्या मुझे जो अब मिलेगा। हम जैसे लोगों को कोई हक नहीं होता माला, कोई हक नहीं। हम बस लाचार रह जाते हैं जिन पर लोग तरस खाते हैं, पर खुदा हम पर तरस नहीं खाता। वो बेतहाशा रो रही थी और माला को पता था यह आंसू सिर्फ एडमिशन ना मिलने के लिए नहीं है, बल्कि हर उस ज्यादती के, हर उस बदनामी के हैं जो उसके नसीब में लिखी गई थी। उसकी जिंदगी पर हर मोड़ में उसे सिर्फ नाकामी ही मिली थी। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, हमेशा उसके सपने लाहासिल ही रह जाते थे। माला उसे कसकर गले लगाकर उसकी पीठ को रब कर उसे शांत करते हुए कहती है, शांत बच्चा, जरूरी तो नहीं जो हमें अपने लिए ठीक लगे वो वाकई हमारे लिए अच्छा हो। हमारी जिंदगी तो रब ने लिखी है ना, और वो सब कुछ बेहतरीन लिखता है। दानीन उससे दूर होकर अपने आंसू पोंछते हुए फिर कहाँ है वो बेहतरीन माला। आज तक जिल्लत, दर्द, तकलीफ, आजमाइशें और बेइज्जती के अलावा क्या आया है हमारे हिस्से। कहाँ है वो बेहतरीन जो हमारे रब ने लिखा है। मुझे तो नजर नहीं आता, मेरा ईमान अब डगमगा रहा है माला। मुझे लगता है बाकी सब की तरफ मेरा रब भी मुझे भूल चुका है। माला उसकी बात सुनकर तुरंत उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए, चुप, ऐसा नहीं कहते बेटा, हमारा रब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। इस तरह मायूस ना, वो मायूरी ईमान वालों के लिए नहीं है। तुम बस भरोसा रखो इस दो जहां के मालिक पर। उनकी बात सुनकर वो खामोश हो चुकी थी, उसने कुछ नहीं कहा। तभी पास ही की मस्जिद से ईशा, रात की नमाज की आजान की आवाज आती है, तो माला कहती है, जाओ तुम कपड़े बदल कर नमाज पढ़ो, तक मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त उसे सुकून की बहुत जरूरत थी, और वो सिर्फ नमाज के सजदों में नसीब होने वाला था उसे। उसके जाते ही माला ऊपर देखते हुए खुद से कहती है, इतनी आजमाइश मत डाल उस नन्ही सी जान पर, मेरे खुदा की वो टूटकर बिखर जाए। तेरा दिया सबसे खूबसूरत तोहफा ईमान है, मेरी बेटी से वो मत छीन, उस पर रहम खाकर ही सही, पर किसी को तो भेज जो उसकी जिंदगी में उसे संभाले, उसे समझे और उसे अपनी मोहब्बत की छाव में रखे। महफूजियत से, अकीदत से, रिस्पेक्ट। कहते कहते उनकी आंखों से कुछ आंसू गालों से होते हुए फर्श पर गिरे थे। माला और दानीन दोनों ही आने वाली जिंदगी से अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि दानीन की जिंदगी की तकलीफें, दर्द और अजियतों को खत्म करने वाला उनकी जिंदगी में अपना पहला कदम रख चुका है, और दूसरा कदम अब दानीन अनजाने में बढ़ाने वाली है, वो भी उस शख्स की मंजूरी पर। इधर शेरियाज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर डॉक्टर अभिषेक अजलान के केबिन के बाहर नोक करते हैं, तो वहीं से गुजर रही एक मिडिल एज नर्स कहती है, सर अजलान सर नमाज पढ़ने गए हुए हैं, आप बैठिए, तब तक वो आते ही होंगे।
उस नर्स की बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक हाँ में सिर हिलाकर अंदर जाते हैं और वही साइड में लगे सोफे पर बैठकर पूरा केबिन देखने लगते हैं। सारा केबिन ग्रे और व्हाइट की थीम पर बना हुआ था। साइड में एक बड़ा सा किंग साइज सोफा जिस पर वो बैठे हुए थे। कुछ इंडोर प्लांट्स भी मौजूद थे और साइड में एक बड़ी विंटेज अलमीरा रखी हुई थी। केबिन की एक दीवार कांच की बनी हुई थी जिससे बाहर का शहर दिख रहा था। ये केबिन 23 फ्लोर पर था, इसलिए यहाँ से लगभग सारा लखनऊ दिखता था। ये कुछ मिनिमल डेकोरेशन में भी वो बड़ा सा केबिन काफी रिच और लाविश वाइब देता था। साइड में एक बड़ी सी बुक रैक थी जिस पर मोटी मोटी मेडिकल की किताबें बड़े करीने से जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ डार्क थीम पेंटिंग भी मौजूद थी और बीचों बीच थी एक बड़ी सी कांच की टेबल और एक रो अंडिंग चेयर, साथ में कंप्यूटर, कुछ फाइल्स और भी काफी कुछ जरूरी सामान। और उस टेबल के सामने भी 2 चेयर मौजूद थी ताकि बात करने वाला बैठ सके। कुछ सोचकर डॉक्टर अभिषेक भी उन्हीं में से एक चेयर पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं डॉक्टर अजलान के आने का। करीब 15 मिनट बाद केबिन का दरवाजा खुलता है और अजलान अंदर आता है। इस वक्त उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ टाई पहना था। शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी जिससे उसकी वो डोमिनेटिंग वेनी हैंड्स एंड मसल्स साफ देखे जा सकते थे। उसका ऑरा ऐसा था कि उसके आते ही कमरे में जैसे एकदम से ठंड बढ़ने लगती है, जिसे डॉक्टर अभिषेक भी महसूस कर सकते थे। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग डॉक्टर शेरियाज। पर अजलान बिना उन्हें कोई जवाब दिए बस हाथों के इशारे से वापस बैठने का कहता है और खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। और उसके बैठते ही डॉक्टर अभिषेक उन डॉक्यूमेंट की फाइल्स को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, सर यह सारी डिटेल्स न्यू स्टूडेंट की। अजलान बिना उस पर ध्यान दिए फाइल्स को चेक करने लगता है और डॉक्टर अभिषेक बस खामोशी से उसे देख रहे थे। अजलान के बिहेवियर से सब वाकिफ थे। उसका बेहद कम बोलना उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा डोमिनेटिंग बनाता था, ऊपर से उसका गुस्सा जिससे हर किसी को खौफ आता था। अजलान एक के बाद एक सारी फाइलों पर एक सरसरी सी नजर डालकर उन्हें एक तरफ रख रहा था। ये करते करते वो आखिरी फाइल पर पहुंच गया और उसे खोलते ही उसकी नजर उस छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो पर पड़ी और अगले ही सेकंड वो तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो इस लड़की को पहचानता था। तस्वीर से नजर हटाकर उसने नाम की तरफ देखा जहां लिखा था दानीन, और अनाया ही उसके होठों ने ये नाम दोहराया, दानीन। यह अनजान नाम सुनकर अभिषेक हैरानी से उसे फाइल की तरफ देखता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कहता है, सॉरी सर, ये गलत फाइल है, इन्हें एडमिशन नहीं मिला। उसकी बात सुनकर अजलान नजरें उठाकर सामने अभिषेक को देखता है और पूछता है, वाई? अभिषेक सर, दरअसल ये काफी लेट थी और आपके ऑर्डर थे कि 1 मिनट लेट होने पर भी एडमिशन ना मिले, फिर ये तो काफी लेट थी। आजकल की जनरेशन है, सो में सर अब टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, जरूर यह भी अपने किसी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ। इससे आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही अजलान गुस्से में वो फाइल टेबल पर रखकर अपनी जगह से खड़ा होकर डॉक्टर अभिषेक को घूरते हुए कहता है, शट अप। लोगों को जज करने की जगह वर्क ऑन योर ओन कैरेक्टर मिस्टर अभिषेक राठौर। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर डॉक्टर अभिषेक तो जैसे एक पल के लिए कांप गए। तभी अजलान वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, कॉल हर एंड आस्क हर टू जॉइन CLAs फ्रॉम मंडे। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, सर पर आप तो किसी को 1 मिनट लेट होने पर एडमिशन नहीं देते, देन व्हाई हर? अजलान, वैसे तो मैं आपको किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं हूँ मिस्टर राठौर, बट बिकॉज यू आस्क सो लेट मी टेल यू व्हाई हर। Because she has that spark of saving lives that I have never seen before. And another thing, if I can make rules then I can break them as well. इसलिए do as I said. I want her in my class on Monday. That's it, now leave. उनकी बात सुनकर डॉक्टर अभिषेक चुपचाप वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही अजलान डेनिन की फाइल वापस खोलाकर उसकी तस्वीर को देखते हुए कहता है, डेनिन विदाउट अ सरनेम, इंटरेस्टिंग। कुछ देर उसकी तस्वीर को देखकर वो वापस उस फाइल को बंद कर देता है। तभी एक नर्स उसके केबिन में आकर कहती है, सर एक इमरजेंसी है। अजलान, औरती तैयार करो। जस्ट 6 मेल। चैप्टर 6। डेनिन अपने बैग पर पीठ के बल लेती सीलिंग पर धीमे धीमे चल रहे उस पंखे को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बीती जिंदगी किसी रील की तरफ चल रही थी और खासकर आज का दिन उसने अपने सपनों को बिखरते देखा था आज, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। ऐसा नहीं था कि शेरियज कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है, पर उसके जैसी तालीम कहीं नहीं मिल सकती थी और वहां से इंटर्नशिप करना अपने आप में काफी बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बाकी जगह एडमिशन खत्म हो चुके थे, अब सीधा सीधा उसकी साल बर्बाद होनी थी और यही बात उसे परेशान कर रही थी।
माला मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलती थी और दानीन टूटियन पधार देती थी, पर अब उनका गुजारा इतने में होना मुश्किल हो रहा था। हालांकि MBBS के बाद से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, पर जितने पैसे उसे सर्जरी के लिए चाहिए उसका इंतजाम करना मुश्किल है फिलहाल। इसलिए वो जल्द से जल्द एक अच्छी सर्जन बनना चाहती थी ताकि माला का इलाज करा सके, उसे एक बेहतर जिंदगी दे सके और सबसे जरूरी अपना एक घर बना सके। जिंदगी गुजार चुकी थी वो और माला किराए के घर में रहकर उसने माला की आंखों में अपना घर होने की ख्वाहिश देखी है जिसे वो ताबीर देना चाहती थी। पर जिंदगी को यह मंजर नहीं था। शायद हर बार जब वो अपनी टूटे हुए टुकड़ों को समेटकर वापस जोड़ने की कोशिश करती है, जिंदगी उसे और बेरहमी में तोड़ देती है। सिर्फ 21 की उम्र में जो कुछ उसने देखा यह शायद ही कोई और देख पाता। अगर उसका मजहब उसे इजाजत देता और माला ना होती तो वो कब का खुदकुशी कर चुकी होती। पर अफसोस, वो अभी यही सब सोच रही थी कि उसके फोन में नोटिफिकेशन बजी। वो एक नज़र फोन की तरफ देखती है तो यह एक मेल था। उसका मन तो नहीं था, पर वो उस मेल पर क्लिक कर उसे खोलकर देखती है और उसका यूजर आईडी देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, जहां लिखा था फ्रॉम शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। वो तुरंत मेल को पढ़ना शुरू करती है और जैसे जैसे वो मेल को पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। मेल में लिखा ही कुछ ऐसा था, ही डेनिन, hope you find this mail successfully. We have to inform you that you are selected in Sharia's Institute of Medical and Technology for your PG. Your classes has been scheduled from Monday. Kindly fill other documents as well. So congratulations and welcome in Sharia's Institute. Thank you. SHERIYAZ Institute of Medical and Technology. यह एक मेल ना जाने कितनी दफा पढ़ा उसने, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मुमकिन था। भला आज ही तो उसे लेट आने के वजह से लगभग बेइज्जत कर निकाला था और अब एडमिशन का मेल। वो अभी यही सोच रही थी कि उसका फोन अचानक से घनघनाया। यह एक अननोन नंबर था, पर कुछ सोचकर वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो इट्स मीरा स्पीकिंग फ्रॉम शेरियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी, कैन आई टॉक टू मिस डेनिन। दानीन शेरियाज टेक्नोलॉजी का सुनकर तुरंत कहती है, जी मैं ही बात कर रही हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। मीरा फर्स्टली सॉरी फॉर कॉलिंग यू दिस लेट, बट एक्चुअली आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है और आपको सक्सेसफुली एडमिशन मिल गया है, तो आप मंडे से क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। दानीन, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे एडमिशन नहीं मिला था, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स तक सबमिट नहीं हुए। मीरा, नहीं मिस दानीन, मेरे पास फाइनल लिस्ट है जिसमें आपका नाम है और ऊपर से ऑर्डर्स भी है, इसलिए आप परसों से क्लासेज ज्वाइन कर सकती हैं और आपको हॉस्टल रूम भी अलॉट कर दिया गया है, सो यू कैन चेक इट एज वेल, थैंक यू। इतना कहकर वो फोन काट देती है और दानीन, वो अभी भी हैरान थी, तभी उसे कुछ याद आता है और वो बेड पर भी बेतकल्लुफी से फोन को पटक कर उठती है और अपने बैग के पास जाकर उसमें से अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलते। दानीन, या अल्लाह, कहीं मेरे डॉक्यूमेंट गलती से सबमिट तो नहीं हो गए। या अल्लाह, क्या ये कोई नेमत है तेरी, मेरा एडमिशन हो गया। कहते हुए उसकी आंखें नमा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो तुरंत बाहर की तरफ भागती है और जोर से चिल्लाते हुए माला को आवाज देती है, माला जो किचन में चाय बनाने में बिजी थी, उसकी यूं अचानक से आई आवाज पर हड़बड़ाते हुए पलटकर उसकी तरफ मुखातिब होती है और घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ, ठीक है ना तुम। दानीन मुस्कुराते हुए एकदम से उनके गले लगकर, मेरा एडमिशन हो गया माला, मुझे सीट मिल गई। उसकी बात सुनकर पहले तो माला हैरान हुई, पर फिर उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो दानीन को जरा दूर करते हुए पूछते हैं, सच बता, फिर अभी तो तूने कहा था कि नहीं हुआ। फिर उनके सवाल पर वो एक गहरी सांस लेकर उन्हें सब कुछ बताना शुरू करती है और उसकी सारी बातें सुनकर माला खुशी के मारे उसे वापस गले लगाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, मायूस ना हो, अल्लाह सब कुछ बेहतरीन करता है, देख तेरे अल्लाह ने तेरी सुन ली, अब बस पैकिंग शुरू कर, इतना सारा सामान है, अरसा लग जाना है, नहीं तो कल ही हॉस्टल में शिफ्ट होना है। दानीन, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उनकी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो माला से अलग होते हुए कहती है, माला मैं यही रहती हूँ ना, तुम्हारे पास क्या जरूरत है हॉस्टल में रहने की। माला उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए, नहीं, इस बारे में अब कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि या तो तू हॉस्टल रहेंगी या फिर मैं जिस ऑपरेशन के लिए तू पैसे जोड़ रही है वो ऑपरेशन ही नहीं कराओगी। उनकी बात सुनकर दानीन एक गहरी सांस लेती है, उसे पता था वो माला से जिद में नहीं जीत पाएंगी, इसलिए कहती है, ठीक है,
पर तुम्हें भी मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली कि मैं अपने सारे वीकेंड तुम्हारे साथ बिताऊंगी और दूसरी कि कल ही हम एक बार हॉस्पिटल जाएंगे। मैं जाने से पहले एक बार तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कर लाना चाहती हूँ। अब बोलो मंजूर है? उसके सवाल पर माला ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर हाँ कर देती है। उनके लिए दानिन से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं था। वहीं उनकी मंजूरी मिलने पर वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है फिर ठीक है, मैं SHERIYAZ हॉस्पिटल में ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, वो बेस्ट हॉस्पिटल है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और माला वो बस अपनी औलाद को देख रही थी जो किस कदर उसकी परवाह करती थी। यह मोहब्बत, यह एहतराम उसके वजूद को कभी मिला ही कहा था। SHERIYAZ हॉस्पिटल। अज़लान की सर्जरी अभी अभी खत्म हुई थी और हमेशा की तरह ये भी सक्सेसफुल रही। लोग कहते थे कि उसके हाथों में शिफा है, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वो हर मरीज को ठीक कर सकता था। वो अभी जस्ट OT से निकलकर अपने हाथ धो ही रहा था कि तभी एक लगभग 40 साल का आदमी जो खुद भी डॉक्टर ही लग रहा था उसके पास आता है। ये है डॉक्टर जॉन। आज की सर्जरी में इन्हीं ने असर किया था अज़लान को। वो मुस्कुराते हुए अज़लान से कहते हैं वेरी वेल डन डॉक्टर एस्लिन, अगर आज आप नहीं होते तो हम पेशेंट को बचा नहीं पाते। एस्लिन बिना उन्हें देखे अपने हाथ साफ करते हुए कहता है आई डोंट नीड योर अप्रिशिएशन फॉर समथिंग दैट्स माई पैशन डॉक्टर जॉन। आई एम अ डॉक्टर, मेरा काम है लोगों को बचाना और तब तक कोशिश करना जब तक हैव अ होप मुझे गिव अप करना ना आता है और न ही मैं चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट माई कैरियर, इट्स अबाउट द ट्रस्ट पेशेंट्स ऑफर्स फॉर मी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर सेविंग माई पेशेंट्स। इतना कहकर वो एक नज़र उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। आज उसने एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को बड़ी ही खूबसूरती से सक्सेसफुल किया था, पर उसके चेहरे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अज़लान शेरियाज सक्सेस के पीछे नहीं भागता था बल्कि सक्सेस उसके पीछे भागती थी। वो अपने केबिन में आता है तो जुबैर वही चेयर पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे आता देख वो अपनी चेयर से उठते हुए कहता है अजान यार, तेरे घर से कॉल आ रहे हैं मेरे पास, तू बिना बताए हॉस्पिटल आ गया, सब परेशान है। अज़लान उसकी बातों को बड़े करीने से नजरअंदाज करते हुए अपनी चेयर पर बैठकर कहता है मैं कॉलेज कैंपस में बने अपने आउट हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ। हॉस्पिटल एंड लेक्चर्स दोनों को मैनेज करना आसान होगा मेरे लिए। मैंने बड़े पापा को बताया था, भूल गई होंगी। वेल आई विल रिमाइंड हिम लेटर। तुम फिलहाल अपनी शिफ्ट पर जाओ और वर्किंग होर्स में मुझे एज अ कॉलीग देखा करो, ना कि एज योर फ्रेंड। गॉट इट डॉक्टर जुबैर, उसने बेहद सख्त आवाज में कहा था और जुबैर उसकी इस सख्त आवाज पर चिढ़ते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहता है बस इन्हीं हरकतों की वजह से तुम ना तो डबल हो पा रहे हो और ना ही ट्रिपल। अज़लान उसे घूरते हुए, मुझे छोड़ो और अपना सोचो, क्योंकि तुम अगर अभी के अभी वापस नहीं गए देन ट्रस्ट मी यू विल रिग्रेट इट वेरी बैडली एंड यू नो दैट आई मीन एवरी सिंगल वर्ड आई सेड। उसकी धमकी पर जुबैर जरा डरा था, क्योंकि उसे पता था उसका दोस्त कितना जालिम है, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर वापस रुककर उसे घूरते हुए कहता है देखना एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अज़लान दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से कहता है यह मुमकिन नहीं, मुझे अपने तरीके से काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मुझे ना कहने की हिम्मत रखे। 7 दुसारी मुल्कित चैप्टर 7। अगला दिन दानिन और माला शेरियाज हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और सामने डॉक्टर शर्मा मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 60 साल होंगी, पर वो एक काबिल और एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट थे और फिलहाल माला का सारा चेकअप उनके अंदर ही हो रहा था। दानिन, डॉक्टर कैसी है माला? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, रिकवरिंग इज वेरी वेल मिस डेनिन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्द ही सर्जरी कर सकते हैं, बट कुछ मेडिसिन है जो कंटिन्यूस लेने की जरूरत है, मैं लिख देखा हूँ, आप जाकर ले लीजिए, तब तक कुछ और टेस्ट है हम उन्हें भी कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर दानिन हाँ में सिर हिलाती है और डॉक्टर शर्मा उसे कुछ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिन्हें लेकर वो माला को ख्याल रखने का कहकर बाहर की तरह चली जाती है। वो अभी बाहर प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाइयां लेने के लिए उनके सेक्शन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक शख्स पर जाती है जो तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था। उस शख्स ने डॉक्टर कोट पहन रखा था और हाथ में एक फाइल थी जिसमें से एक जरूरी कागज गिर गया था। ये देखकर वो जल्दी से उस कागज को उठाती है और उस शख्स को आवाज देती है, पर वो जा चुका था। ये देखकर वो उस पेपर की तरफ देखती है तो ये किसी पेशेंट का मीर था। ये देखकर वो जल्दी जल्दी उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाती है, पर तब तक वो जा चुका था और लिफ्ट भी। ये देखकर वो खुद से कहती है या अल्लाह, ये तो जरूरी रिपोर्ट है, कहीं देरी की वजह से पेशेंट को मसला ना हो, क्या करूं?
वो अभी यही सोच रही थी कि उसकी नज़र वही थोड़ी दूर पर बनी एक लिफ्ट पर गई जहां कोई मौजूद नहीं था और वो लिफ्ट काफी लेविश भी लग रही थी। कुछ सोचकर वो उस तरफ बढ़ जाती है और वहां पहुंचकर खुद से कहती है, मेरा फिलहाल ये रिपोर्ट सही जगह पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए वो उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है, पर इस बीच उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वहां पहले से ही कोई मौजूद है। वो सीधा अंदर घुसकर लिफ्ट में लगे बटन की तरफ देखती है जो कुछ अलग से थे। ये देखकर वो खुद में बड़बड़ाती है, कैसी लिफ्ट है यह, एक भी बटन समझ नहीं आ रहा, अब मैं काउंटर तक कैसे जाऊंगी। वो अभी उस अजीब सी लिफ्ट को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके बगल से एक मजबूत और आकर्षक हाथ गुजरा और उसे तेज किसी बेहद लेविश और ब्रांडेड परफ्यूम की स्मेल महसूस हुई और साथ ही एक बेहद ठंडा ऑरा। इससे पहले वो कुछ समझ पाती उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है और उस शख्स से लिफ्ट में कोई बटन दबा भी दिया है जिसकी वजह से लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। ना जाने क्यों उसे अचानक इस बंद लिफ्ट में घुटन होने लगी थी। वो हिम्मत कर पलट कर देखती है तो सामने वाले शख्स को देखकर उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, आप। वो इस शख्स को जानती थी, वो इस शख्स से पहले भी मिल चुकी थी और सामने खड़े इस शख्स को भूल पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि उस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी जिसे जहन से निकाला जाए। ये वही शख्स था जिससे वो कल उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर मिली थी, वो अजीब डरावना शख्स। यह अज़लान था और ये लिफ्ट सिर्फ उसके यूज करने के लिए थी क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ अपने यूज करने के लिए ये लिफ्ट बनवाई थी। इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन के वक्त पर आज दानीन उसकी इस पर्सनल स्पेस में घुस आई थी, वो भी बिना इजाजत। वो उसे ही देख रही थी पर अज़लान ने उस पर एक सरसरी सी नजर डालकर उस पर से अपना ध्यान हटा लिया। वो उसे पहचान गया था पर वो इतनी जरूरी नहीं थी, कम से कम अभी तो, कि उसके लिए वो किसी भी तरह की तकल्लुफ उठाए, इसलिए वो उसे बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए सामने देखने लगता है। वही खुद को यूं नजरअंदाज होता देख दानीन को काफी ऑकवर्ड लगता है और वो चुपचाप उससे जरा दूर होकर खड़ी हो जाती है। वैसे भी इस आदमी से उसे खौफ सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, क्यों आई मैं इस मनहूस लिफ्ट में, ऊपर से यह आदमी, मुझे खौफ क्यों आ रहा है इनसे। वो सोच ही रही थी कि तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा रुक जाता है एक धमकी आवाज के साथ। ये देखकर उसे तुरंत डर जाती है और पीछे अज़लान की तरफ देखती है तो वो बड़े आराम से खड़ा था, उसे यकीन कोई फर्क नहीं पड़ा था। वही माहौल को और बदतर बनाने के लिए तभी लाइट जो लिफ्ट को रोशन कर रही थी बंद हो जाती है। ये देखकर दानीन डरते हुए कहती है, ये लाइट कैसे चली गई और लिफ्ट कैसे बंद हो गई। ये कहते हुए वो लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ मारते हुए तेजी से कहती है, कोई अल्लाह का बंदा है, हम बंद हो गए हैं, दरवाजा खोलो, मेरी आवाज आ रही है, अरे खोलो भाई, किस गवार का हॉस्पिटल है ये, कम से कम लिफ्ट तो अच्छी लगवा लेते, खोलो, मैं अंदर हूँ, अरे भाई किसी को सुनाई दे रहा है या नहीं। वो अभी चीख ही रही थी कि तभी अज़लान जो उसके पीछे खड़ा उसकी सारी बातों को सुन रहा था अपनी बेहद ठंडी और गहरी आवाज में कहता है, इट्स साउंड प्रूफ, आवाज बाहर नहीं जाती। उसकी बात सुनकर दानीन हैरानी से उसकी तरफ देखकर नागवारी में कहती है, क्या ये घटिया लिफ्ट के बाहर आवाज नहीं जाती, या अल्लाह, अब क्या मैंने यही फंस जाना है। तोबा तोबा, इतनी बुरी मौत तो नहीं मर सकती मैं, अभी तो इतने फजलों कर्म के बाद एडमिशन मिला है मैंने। वो अपना सिर खुजलाते हुए कहती है, इस वक्त को किसी अव्वल दर्जे की अहमकाना लग रही थी। अज़लान उसकी बेवकूफन बातों को नजरअंदाज कर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके लिए अब इस बेवकूफ लड़की के साथ यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। वही उसे यूं काम एंड कंपोज देखकर दानीन उसकी तरफ देखकर जरा झिझकते हुए कहती है, आप इतने शांत क्यों हैं, कुछ कीजिए। उसकी बात सुनकर वो एक नज़र उसे देखता है और वापस अपने फोन पर अपनी नजरें गड़ा लेता है। वही खुद को यूं नजरअंदाज होता देख वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ये देखकर दानीन एक सुकून की सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, या अल्लाह, शुक्र है तेरा, बच गई मैं। ये कहते हुए वो जल्दी से लिफ्ट से निकलने की कोशिश करती है पर तभी हड़बड़ाहट में उसका पैर उलझ जाता है और वो वही गिर जाती है। वही अज़लान उसे एक नज़र देखकर उसे वैसा ही गिरा छोड़ क्रॉस कर वहां से चला जाता है और दानीन उसे जाता देख मुंह बनाकर खुद से कहती है, हद है, अगर उठने में मेरी मदद कर देते तो क्या चला जाता। बंदे को इतना भी खुदपसंद नहीं होना चाहिए। आए बड़े, अल्लाह ना करे कभी आपकी शक्ल दिखे मुझे, क्योंकि जब भी दिखती है मेरे सीधे काम भी उल्टे ही होते हैं।
ये सोचते हुए वो उठती है और अपना बैग लेकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। अब दोबारा लिफ्ट से जाना तो बेवकूफ़ी ही लग रही थी उसे। इस बीच वो उस रिपोर्ट को देना तक भूल गई थी जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी, और वो रिपोर्ट वही लिफ्ट में छूट गई थी। शायद उसका मकसद इतना ही था। कुछ देर बाद नीचे माला हॉस्पिटल एंट्रेंस पर खड़ी दानिन के आने का इंतजार कर रही थी, पर वो अभी तक आई ही नहीं थी। कुछ सोचकर वो अपना छोटा सा कीपैड फोन निकालती है और इससे पहले कि वो उन्हें कॉल करती दानिन वहां आ जाती है और उसे आता देखो जरा फिक्र के साथ कही है, कहा थी तुम इतना वक्त कौन लगाता है। दानिन कुछ नहीं, वो बस जरा देर हो गई, चलो दवाइयाँ ले ली है मैंने, अब चलते हैं, फिर लंच के बाद कॉलेज के लिए भी निकलना है मुझे। उसकी बात सुनकर माला हाँ में सिर हिलाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर कोई था जो अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा उसे ही घूर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अजलान था जो अपनी ऑफिस की खिड़की पर खड़ा किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। पर जब उसकी बात हो गई तो वो फोन काट कर जाने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर नीचे खड़ी दानिन पर गई। वो इतनी मंजिल पर होने के बाद भी उसे पहचान गया था और उस पर नजर पड़ते ही उसे वो शब्द याद आया जो दानिन ने थोड़ी देर पहले उसके हवाले से कही थी, किस गवार का हॉस्पिटल है ये। अब टेक्निकली और प्रैक्टिकली तो यह उसी का हॉस्पिटल हुआ और इनडायरेक्टली वो उसे ही गवार कह कर गए थी। यह सोचते हुए वो एकटक बिना किसी भाव के उसे देखता रहा जब तक वो चली नहीं गया, और उसके जाते ही वो खुद से कहता है, गवार, यू हैव रियली गॉट सम गट्स मिस डेनिन विदाउट अ सरनेम। पर आने वाला वक्त तुम्हें जरूर बताएगा कि गवार है कौन। इतना सोचकर वो वहां से अपनी चेयर की तरफ चला जाता है।